हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 और वो है केमोथेरापेटिक एजेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस में कई सारी चीज़ें पूछी हैं, तो सबको बारी बारी से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पूछा है जो सिलेबस में आपके, वो है इंट्रोडक्शन, यानी केमोथेरापेटिक एजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो केमोथेरापेटिक को केमोथेरापेटिक न कह के आप इसको एंटीबायोटिक्स कहिए। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, तो बात आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगी। इसलिए कि जब आप अपने एरिया में जाते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो केमोथेरापेटिक एजेंट्स न यूज करके क्या यूज होता है? एंटीबायोटिक्स यूज होता है। तो केमोथेरापेटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? The chemical substances used for treatment of disease caused by the microorganism and tumor cell are called chemotherapeutic agents। वो केमिकल सब्सटेंस या वो दवाएं जो कि ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होते हैं जो किसकी वजह से हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। समझ में आ रही बात? वो दवाएं जो ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होती हैं जो बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमोथेरापेटिक एजेंट या एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। और उसी के अंदर एक चीज और भी आती है, कैंसर को ठीक करने वाली जो दवाएं आती हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? केमोथेरापेटिक एजेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जो कैंसर को ट्यूमर सेल या कैंसर भी कह सकते हैं आप, कैंसर को ठीक करने के लिए जो दवाएं आती हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? केमोथेरापेटिक एजेंट्स बोलते हैं। और आज अगर देखा जाए मतलब रिसेंटली, तो केमोथेरापेटिक एजेंट्स के सीधे इसका मतलब ये लिया जाता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, उसी को केमोथेरेपी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं आजकल उसको केमोथेरापेटिक एजेंट्स बोला नहीं जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि मान लिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवाएं यूज होती हैं तो उसको केमोथेरेपी नहीं बोलते हैं, बल्कि कैंसर को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उसी को केमोथेरेपी बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी आते हैं और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट भी आते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट यानी कैंसर को ठीक करने वाली दवाएं, तो इसके अंदर दोनों आते हैं। लेकिन आजकल इसको ज्यादा मतलब बोला जाता है कैंसर के लिए। ठीक है ना? जो केमिकल सब्सटेंस या जो दवाएं केमोथेरापेटिक एजेंट के तौर पे यूज होते हैं उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट भी बोलते हैं। ठीक। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टेटिक। तो बैक्टीरिसाइडल का मतलब ये होता है कि एंटीबायोटिक्स या वो दवाएं जो बैक्टीरिया वगैरह को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। और वो दवाएं जो बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या है उसके ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा समझा दूं कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में भी, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज के बारे में, ऐसे ही क्या है आपने वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा। तो इन तीनों में क्या फर्क होता है मैं एक बार किसी लेक्चर में बता भी चुका हूं, लेकिन मैं चूंकि यहाँ से रिलेटेड है तो थोड़ा यहाँ पे मैं बता दूं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है ना? हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो कोई बाहर से कोई चीज़ आती है जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। तो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए, उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसके इफेक्ट को रोकने के लिए, उसके जरिए से होने वाली टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए कुछ सब्सटेंस बनाता है। समझ में आ रही बात? यानी अपने लड़ाई का क्या कहते हैं अपने आप को बचाव का एक सामान तैयार करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं उसको? एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज उस वक्त बनते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ठीक। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि जब वो बॉडी के अंदर आता है एज ए एंटीजन, जब वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वो ढंग से पहचान नहीं पाता है और उसके लिए वो क्या है एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है। तो फिर क्या होता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है वो खूब क्या है स्प्रेड होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना ग्रोथ करता है और फिर इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, आदमी को बीमार कर देता है। तो ऐसे वायरसेस या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए पहले ही क्या है वैक्सीन दे दिया जाता है। क्या होता है? पहले ही वैक्सीन दे दिया जाता है। जैसे कि सबको टेटनस का वैक्सीन लगा हुआ है, पोलियो का वैक्सीन लगा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये वैक्सीन क्या करते हैं, उस वक्त हमको बीमारी नहीं होती है, बचपन में लगता है उस वक्त बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो क्या है वैक्सीन जब लग जाता है
तो उस बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि मान लीजिए टेटनस का लग गया, तो टेटनस के लिए हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बन गया है, यानी समझिए एंटीबॉडीज अब बने हुए हैं। हमने पोलियो का वैक्सीन ले लिया है, हालांकि पोलियो है नहीं लेकिन पहले से हम लोग उसको ले लेते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब अगर पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो फिर क्या है, हमारी बॉडी तो हमारा जो क्या है इम्यून सिस्टम को ज़्यादा मतलब सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसके लिए पहले से ही एंटीबॉडीज़ बने हुए एकदम से वो अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, एक तो एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एक वैक्सीन। तीसरी कंडीशन ये कि हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, हमें कोई इन्फेक्शन हो गया और हमारी बॉडी क्या है एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग अब वैक्सीन नहीं देंगे। वैक्सीन तो पहले देते हैं, यानी इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं, पहले वैक्सीन देते हैं तो उसके लिए एंटीबॉडीज बन के तैयार रहते हैं। लेकिन इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए टीबी का जो बैक्टीरिया है वो आ गया बॉडी के अंदर और आदमी को टीबी के सिम्टम्स आने लगे, तो अब हम लोग जो दवा देंगे वो होगी एंटीबायोटिक्स। अब ये जाके क्या करेंगी, इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत नहीं करेंगी, ये एंटीबॉडीज नहीं बनवाएंगी, बल्कि जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, उसको जाके ये किल करने की कोशिश करेंगी, उसको मारेंगी, उसके ग्रोथ को रोकेंगी। समझ में आ रही बात। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ाते हैं, एंटीबॉडीज नहीं बनवाते हैं, बल्कि डायरेक्टली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जाके अटैक करते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दो तरीके के होंगे, एक तो बैक्टीरिसाइडल होंगे यानी बैक्टीरिया को किल कर देंगे, या तो फिर क्या होंगे वो बैक्टीरियोस्टेटिक होंगे जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, इवन दो एंटीबायोटिक्स आर रेफर टू बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। अब इस कह रहे कि एवन दो यानी हालांकि या इसके बावजूद जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स है उसको हम लोग बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया आ रहा है, यानी जो एंटीबायोटिक्स हैं उससे हमको क्या पता चल रहा है कि वो बैक्टीरिया को या तो किल करते हैं या तो उसको इसके ग्रोथ को रोकते हैं। ये मतलब नॉर्मली ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैक्टीरिया पे ही काम करते हों। समझ में आ रही बात। यानी एंटीबायोटिक्स ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक के अंदर सिर्फ ऐसी ही दवाएं आती हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया पे ही काम करें, बल्कि वो दवाएं जो एंटी फंगल हैं यानी फंगल के इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं। ऐसे ही क्या है जो मतलब एंथेलमेंटिक्स हैं या क्या कहते हैं एंटी प्रोटोजोअल हैं, उनको भी हम लोग एंटीबायोटिक्स के अंदर ही ला देते हैं, उनको भी हम लोग क्या एक तरीके से एंटीबायोटिक्स ही बोलते हैं। ऐसी दवाएं जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं या जो क्या कहते हैं फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान रखिए, जो केमोथेरापेटिक एजेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या तो क्या इन्फेस्टेशन को ठीक करने के लिए। अब क्या दो चीज़ आ गई है, क्या इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन। इसको ठीक करने के लिए जो केमोथेरापेटिक एजेंट्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, मान लीजिए क्या कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक्स ही हों, उसके अलावा जो नॉन एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं उसके ज़रिए से भी क्या कहते हैं इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। जैसे कि सल्फोनामाइड दवाएँ आती हैं तो वो क्या है एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात। जो सल्फोनामाइड है वो एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं, लेकिन उसके ज़रिए से भी क्या है इन्फेक्शियस डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है। ठीक। अब इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में थोड़ा सा फर्क है कि इन्फेक्शन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जो बहुत छोटे होते हैं, और जो इन्फेस्टेशन होता है ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन ये पैरासाइट की वजह से होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। यानी जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके मुकाबले में ये थोड़ा बड़े होते हैं, उसको हम लोग पैरासाइट भी बोलते हैं। ठीक है। तो पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको इन्फेस्टेशन बोला जाता है। अब एक टॉपिक और है, इसमें आपके सिलेबस में पूछ रखा है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं जो इन्फेक्शन है या इन्फेस्टेशन है उसको ट्रीट करने के लिए जो केमोथेरेपी यूज होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। समझ में आ रही बात। यही नॉर्मल रूल क्या है उसके। ठीक है ना। अब इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन आप समझ चुके हैं, तो सबसे पहला क्या है डायग्नोसिस। ये नहीं कि आपको किसी को बीमारी है और डायग्नोसिस कराया नहीं कि बीमारी किस टाइप की है, यानी किस टाइप के बैक्टीरिया ने यहाँ पे इन्फेक्शन किया है। समझ में आ रही बात। तो पहले आपको क्या करवाना है, डायग्नोसिस करवाना है। केमोथेरेपी करने से पहले आपको क्या करना है, डायग्नोसिस करवाना है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि किस टाइप का ये इन्फेक्शन है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप दवा देंगे तो दवा अच्छे से काम करेगी। दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ ड्रग।
ठीक है ना। एक प्रिंसिपल क्या है, डायग्नोसिस, दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ ड्रग। आपने डायग्नोसिस करा लिया, आपको पता चल गया कि किस टाइप का मतलब इन्फेक्शन है, मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन है, तो आप उसके हिसाब से दवा दे देंगे। उसमें भी ये भी देखा जाता है कि जो दवा दे रहे हैं वहाँ पे आप नैरो स्पेक्ट्रम दवा दे रहे हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा दे रहे हैं। नैरो और ब्रॉड का मतलब ये होता है कि जैसे नैरो है तो वो एक किसी स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए यूज़ किया जाएगा, किसी स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, या किसी क्या कहते हैं, या तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है तो सिर्फ वो क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है, या सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं वो एक स्ट्रेन के लिए नहीं बल्कि समझिए पूरी फैमिली पे वो काम करेंगे। किसी भी टाइप का बैक्टीरिया है उस फैमिली का तो वो सब पे काम करेंगे, या तो फिर वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव किसी भी तरीके का बैक्टीरिया है वो सब पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये आपको वहां पे देखने की जरूरत होती है, उसके हिसाब से आप दवा सिलेक्ट करते हैं। ऐसे फिर क्या देखा जाता है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप जो दवा दे रहे हैं तो दिन में कितनी बार देंगे, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, तो इसको भी देखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा एंटीबायोटिक के बारे में। अगर आप दवाएं अगर एंटीबायोटिक का जो सही डोज है, जो एडुकेट डोज है, उससे अगर आप कम देते हैं, समझ में आ रही बात, लो डोज देते हैं तो फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या है, जब बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप दवा देते हैं तो अपनी वो क्या है हिफाजत भी करता है, डिफेंस भी करता है। तो डिफेंस करने में क्या है वो अपने लिए रेजिस्टेंस बना लेता है। रेजिस्टेंस के बनाने का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा केमिकल डेवलप कर लेता है कि अब वो जो दवा आप दे रहे थे उस पर काम नहीं करेगी, अब उससे हाई लेवल की दवा देंगे तभी वो काम करेगी, वरना नहीं करेगी। इसलिए कि उस दवा का उसने रेजिस्टेंस बना लिया है। रेजिस्टेंस मतलब ये कि उस दवा से बचने के लिए उसने तरीका ढूंढ लिया है, ठीक है ना। ऐसे क्या अगर मतलब अगर आप इंटरमीडिएट डोज दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन को ठीक ना कर पाए, लेकिन जो सटीक डोज है, जो सही डोज है, जो ऑप्टिमम है, जो सबसे बेस्ट है, वो अगर देते हैं तब क्या है आपका काम बनेगा, इन्फेक्शन ठीक होगा। अब एक चीज इसमें और देखना पड़ता है, कंटिन्यू थेरेपी, यानी आप दवा कितने दिनों तक चलाएंगे। तो नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स हैं एक्यूट इन्फेक्शन के लिए, जो दवा चलती है मतलब एंटीबायोटिक, वो 5 से 10 दिनों के लिए चलती है। कितनी? 5 से 10 दिनों के लिए चलती हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो क्रॉनिक टाइप की हैं तो उसमें लंबे समय तक चलती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो 6-6 महीने 1-1 साल तक दवा चलती है। ऐसे टाइफॉइड में, थायराइड नहीं है बल्कि क्या है टाइफॉइड है, तो उसमें भी क्या है लंबी दवा चलती है। 5वां प्रिंसिपल वो क्या है, प्रोफाइलेक्टिक केमोथेरेपी। तो प्रोफाइलेक्सिस क्या है, प्रोफाइलेक्सिस मतलब ये कि बीमारी अभी है नहीं, पहले से ही मतलब बचाव के लिए दवा दे दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन करना है, ठीक है ना, कोई सर्जरी वगैरह करनी है तो उसमें जब कट लगता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो ये दवा पहले से ही दे दी जाती है ताकि इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं बल्कि इन्फेक्शन होने से पहले ही क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दी जाती है ताकि इन्फेक्शन ना हो, तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक केमोथेरेपी, ठीक है। अब हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स की, ठीक है ना। तो 3-4 तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे ली है, और भी कई सारे तरीके से हैं लेकिन मैंने 3-4 तरीके लिए हैं। एक तो ये कि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल नेचर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम वगैरह में यही पूछता है। तो ये 2 तरीके का है, ठीक है ना, एक है एंटीबायोटिक और दूसरा है नॉन एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो जो एंटीबायोटिक वाला है उसमें क्या आता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, उसके एग्जांपल्स हैं ये सब, ठीक है ना। अभी इनके बारे में हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। ये जो ये क्या कहते हैं, बीटा लैक्टम हो गया या माइनोग्लाइकोसाइड हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इनके बारे में आपके सिलेबस में दे रखा है। इनके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक, इनके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब इसमें मुझे पढ़ाना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है मुझे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा आप। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है केमोथेरापेटिक एजेंट अदर देन एंटीबायोटिक्स, यानी ये नॉन एंटीबायोटिक हैं लेकिन ये एंटीबायोटिक की तरह ही यूज होते हैं लेकिन एंटीबायोटिक्स नहीं होते, यानी इन्फेक्शियस डिसीज को ठीक करने के लिए ये भी यूज होते हैं लेकिन ये क्या है एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं। यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ इसके नाम आपको क्या नाम याद करना है, केमिकल बेस पे इसका नाम रखा गया है ये सारा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है।
अब एक चीज और है, ये वाला आप जरूर, वो आपको याद हो ना हो, वो एग्जाम से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्या है, बीमारियों को जब आप इलाज करने जाएंगे तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये आगे आप और डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन कम से कम इतना तो याद कर लीजिए। यानी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मान लीजिए किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, समझ में आ रही बात, तो उसमें कौन सी दवा देंगे हम, उसमें क्या देंगे हम लोग, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स देंगे। तो वो ये है, तो वो क्या है, पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन ये कोई एक दवा नहीं बल्कि पूरी एक दवा की क्या है, समझिए कैटेगरी है। इसके अंदर कई सारी अलग अलग जनरेशन की दवाएं आती हैं। ऐसे क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एक टाइप का क्या हो गया, ये एंटीबायोटिक हो गया। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ऐसे क्या होता है, एंटी फंगल, क्या है, एंटी फंगल भी यूज होते हैं, जैसे कि ग्रेसोफुल्विन हो गया। ऐसे क्या है, एम्फोटेरिसिन भी हो गया, टोकोनाजोल। तो ये क्या है, एंटी फंगल है। अब एंटी फंगल इन्फेक्शन, ये मतलब ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन क्या है, हमारे स्किन वगैरह में होता है, ठीक है ना। यानी खुजली वगैरह हो गया, क्या कहते हैं, कहीं पे रेडनेस हो गया, चकत्ते पड़ गए, तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसमें ये दवाएं यूज करेंगे। इसके ऑइंटमेंट्स वगैरह भी आते हैं लगाने के लिए, और खाने के लिए भी दवाएं आती हैं। इसकी जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे, तो वहां आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। एंटीवायरल क्या है, एंटीवायरल यानी वायरस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें ये सारी दवाएं चलाई जाती है, जैसे कि एसाइक्लोवीर हो गया, अमांटाडीन हो गया, ऐसे रमांटाडीन आता है, जिडोवुडीन, स्टावुडीन, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एक और बहुत फेमस दवा है जैसे कि रेमडेसिविर, और भी वीर वाली दवाएं आती हैं, तो वो क्या होती हैं, एंटीवायरल दवाएं हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, एंटीप्रोटोजोअल, जैसे कि मान लीजिए किसी को मलेरिया वगैरह हो गया, तो उसमें कौन सी दवाएं देंगे, तो आप ये दवाएं उसमें चलाई जाती है, जैसे कि क्लोरोक्विन हो गया, पायरिमेथामीन हो गया, ऐसे मेट्रोनिडाजोल हो गया। तो ये सब क्या है, एंटी प्रोटोजोअल हैं, ठीक है ना। ऐसी क्या है, एंथेलमिंटिक दवाएं भी हैं। एंथेलमिंटिक दवाएं वो होती हैं जो मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं। और ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है ये ज्यादातर हमारे इंटेस्टाइन में होता है, उमूमन बहुत कम इनका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इनके एग्जांपल क्या, जैसे कि मेबेंडाजोल हो गया, निक्लोसामाइड हो गया। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको याद होना चाहिए। ये वाली क्लासिफिकेशन अगर आप मतलब ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सी दवा कब देंगे, तो इस टाइप से अगर आपको याद रहता है तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें बैक्टीरियल वाली दे देंगे, ठीक है ना। वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल दे देंगे। ऐसे क्या है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन यानी मलेरिया वगैरह हो गया तो उसमें वो दे देंगे। एंथेलमेंटिक इन्फेक्शन है यानी क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसमें वो दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। एक क्लासिफिकेशन है उसके क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम के बेस पे, या कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन ऐसी है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और कौन सी ऐसी है जो क्या कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। यानी कौन सी ऐसी है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सब पे काम करती है, और कौन सी ऐसी है जो सिर्फ कहते हैं ग्राम पॉजिटिव पे करती है, और कौन सी ऐसी है जो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे करती है। तो उस हिसाब से एक क्लासिफिकेशन है। ये इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मतलब इस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम है, तो उस हिसाब से भी आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है। अब क्या है, यहाँ से हमको पढ़ना अलग अलग सबको। तो एक क्या है, पेनिसिलिन के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है। तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक मतलब पहले इन्वेंशन हुई, यानी समझिए सबसे पहले जो सामने आई एंटीबायोटिक वो कौन सी है, पेनिसिलिन है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे पहले इसको क्लिनिकली यूज किया गया 1941 के अंदर, ठीक है ना। 1941 के अंदर सबसे पहले इसको यूज किया गया। और ये कहाँ से बना था, किससे बना था, तो एक फंगस के जरिए से इसको क्या है बनाया गया था। और ये समझिए जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है ना, वो किसी बैक्टीरिया वगैरह से, किसी फंगस से, यानी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके कोई सब्सटेंस उसका या उसी को लेके उस बनाया जाता है, उसका केमिकल लेके बनाया जाता है। ज्यादातर मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसे ही हैं। तो जो फंगस था उसका नाम क्या था, पेनिसिलम नोटेनम। उसी से इसको क्या है बनाया गया था, इस फंगस से, पेनिसिलम नोटेनम या फंगस से क्या है ये पेनिसिलिन को बनाया गया था। लेकिन आजकल जो मतलब पेनिसिलिन को बनाया जा रहा है वो इससे नहीं बनाया जा रहा, बल्कि किससे बनाया जा रहा है, पी क्राइसोजेनम से, ठीक है ना। किससे, पी क्राइसोजेनम से आजकल पेनिसिलिन को बनाया जा रहा है। और पेनिसिलिन भी क्या तरीके का समझिए एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना। पेनिसिलिन भी क्या तरीके का एंटीबायोटिक्स है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है इसकी फर्स्ट वाली, ये सबसे ज्यादा मतलब यही यूज होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, पेनिसिलिन जी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। एक तो इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन जी भी हो गया, जिसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। ऐसे क्या है, प्रोकैन पेनिसिलिन जी, क्या है, प्रोकैन पेनिसिलिन जी। ऐसे क्या है, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, बेंजाथीन भी काफी यूज होती है। अब दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो वो उसका एग्जांपल क्या है, फेनोक्सीमेथाइल पेनिसिलिन। क्या है, फेनोक्सीमेथाइल पेनिसिलिन। एक क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, पेनिसिलिन विद बीटा लैक्टेमेज। यहाँ पे ए छूट गया, ए लगा लीजिए। एम के बाद क्या है, लैक्टेमेज। ये एक तरीके से समझिए इंजाइम है, तो उस इंजाइम को इनहिबिट करता है। बीटा लैक्टेम एक तरीके का रिंग होता है, ठीक है ना।
तो उसका एग्जाम्पल क्या है, एमोक्सिसिलिन और क्या क्या क्लेवोनोलिक एसिड। एमोक्सिसिलिन को याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये भी यूज़ होने वाली दवा है, ठीक है। और ऐसे क्या है, पेनिसिलिन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एम्पीसिलिन हो गया और टेलेम्पीसिलिन। तो एम्पीसिलिन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, एम्पीसिलिन एक एग्जाम्पल इसका याद कर लीजिएगा। अब इसका इंडिकेशन क्या है, इसको कब यूज़ किया जाता है, तो पेनिसिलिन क्या एंटीबायोटिक्स है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें इसको खास तौर से यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और कितना दिन यूज़ करते हैं, तो 7 से 10 दिन इसको तकरीबन यूज़ किया जाता है। अगर फेरेंजाइटिस हो गया तब, किसमें, फेरेंजाइटिस में यूज़ करते हैं। ऐसे ही क्या है, एंडोकार्डाइटिस में यूज़ करते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ। ऐसे क्या है, रियूमेटिक फीवर है तो उसमें भी क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। रियूमेटिक फीवर क्या है, तो एक तरीके का ये फीवर होता है, इसमें क्या होता है, मतलब इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसमें, हमारे हार्ट में इन्फ्लामेशन कर देता है। ऐसे जो ब्लड वेसल्स है उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है, हड्डियों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो होता है रियूमेटिक फीवर। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या है, नीमोकोकल इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। जो नीमोकोकल बैक्टीरिया है इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जैसे कि निमोनिया हो गया, पेरिकार्डाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या है, सिफेलिस में यूज़ किया जाता है, डिप्थेरिया में और टेटनस में भी इसको यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ये कब इसको नहीं देंगे, तो क्या कहते हैं, अगर किसी को क्या कहते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री अगर किसी की एलर्जी के रिएक्शन की, यानी इससे किसी को रिएक्शन होता है अगर, तो उसको नहीं देंगे। ऐसे क्या है, इसको स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम में नहीं देते हैं। तो ये कुछ मतलब नाम से डरना नहीं है, ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो हमारे मतलब स्किन वगैरह में हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो उस वाली कंडीशन में भी क्या है, ये दवा नहीं देंगे अगर किसी को है तो। ऐसे क्या है, लैक्टेशन में भी नहीं देंगे, यानी अगर कोई महिला दूध पिला रही है तो उनको भी ये दवा नहीं देंगे। इसका डोजेस क्या है, पेनिसिलिन जी का तो 0.5 से 5 माइक्रो यूनिट आईवी रूट से देते हैं, या फिर क्या इंट्रामस्कुलर रूट से ये दिया जाता है, इसका इंजेक्शन, ठीक है। अब दूसरा जो है वह सिफालोस्पोरिन। क्या है, सिफालोस्पोरिन जो आपको पढ़ना आपके सिलेबस में दे रखा है। तो सिफालोस्पोरिन आर लार्ज ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम क्या है, तरीके का समझिए, ये पूरा ग्रुप होता है एंटीबायोटिक्स का, यानी केमिकल नेचर के, उसके क्या केमिकल नेचर या उसके स्ट्रक्चर के बेस पे एक क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक को क्या है, बीटा लैक्टम, जो शुरू में मैंने दिखाया था आपको, याद कर लेना चाहिए, आपको याद कर लीजिएगा वो, ठीक है ना। तो बीटा लैक्टम क्या, फिर उसको और क्लासीफाई किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सिफालोस्पोरिन। तो इसके अंदर बहुत सारी दवाएं आती है, बल्कि 5 इसके जनरेशन है, इसलिए इसका क्या है, कोई लार्ज ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। 5 जनरेशन होता है इसका, ठीक। यहाँ पे दे भी रखा है 5 जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन आर अवेलेबल। इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ये क्या है, ये एक तरीके का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या, जो क्या कहते हैं निगेटिव, क्या कहते हैं ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव किसी भी तरीके का बैक्टीरिया हो, उस पर ये काम करेगा, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट जो जनरेशन है, अब ये चीज़ फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शुरू में मैं पढ़ाना, जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट के साथ में मैं नहीं पढ़ा पाता था, समझ में आ रही बात, इतनी मेरी ज़बान भी इतनी तेज़ नहीं चलती थी, ज़बान फंसती है, क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे जैसे आदमी का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आता जाता है, उसके अंदर और बेहतरी आती जाती है। ऐसे ही जब शुरू में दवाएँ बनती हैं तो उसके अंदर कुछ मतलब हल्की फुल्की खराबी रह जाती है, इतनी अच्छे से नहीं बन पाती है, तो वो फर्स्ट जनरेशन हो गई। और उस पर मेहनत किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो उसको और मॉडिफाई किया जाता है, तो सेकेंड जनरेशन हो गई। अगर और उस पर मेहनत किया जाता है और उससे और अच्छा उसको बना दिया जाता है कि उसमें और कम से कम साइड इफेक्ट हो, तो थर्ड जनरेशन हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, जनरेशन इनकी बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में इसकी कौन सी दवाएं आती हैं, तो जैसे कि एम्पीसिलिन हो गया, सेफालेक्सिन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, सेकेंड जनरेशन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सिफाजोलिन हो गया, ऐसे ही क्या सेफेक्लोर हो गया, ठीक है। इससे क्या थर्ड जनरेशन है, तो उसका थर्ड जनरेशन में जैसे कि सेफेक्सिन, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी यूज़ होने वाली दवा है। फोर्थ जनरेशन जैसे कि सेफेपीम हो गया, ऐसे क्या फिफ्थ जनरेशन भी है इसका, जैसे कि सेफ्टारोलिन, ठीक है ना। लेकिन ये दवाएं ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब इनका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, तो ये भी क्या एक तरीके का एंटी बैक्टीरियल है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि स्किन वगैरह में हो गया, या जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर अगर क्या कहते हैं इन्फेक्शन होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या स्ट्रेप थ्रोट हो रहा है, यानी थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उसमें यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इनको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या निमोनिया में इसको यूज़ किया जाता है।
ऐसे क्या है, साइनस इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज़ किया जाता है। साइनस मतलब नाक में हो जाता है और बहुत दर्द करता है, सर में दर्द पकड़ लेता है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है नाक में से देखेंगे तो। ऐसे क्या है, मेनिंजाइटिस में यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस मतलब जो हमारे ब्रेन को कवरिंग करने वाला एक लेयर होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनिंजोकोकल की वजह से होता है वो, तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे गोनेरिया जो कि एक तरीके का क्या कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो मैंने अभी पढ़ाया है जल्दी ही, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो एलर्जिक रिएक्शन की अगर हिस्ट्री यानी पहले किसी को इससे एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको नहीं देंगे, ठीक है ना। अब जो एम्पिसिलिन है इसका कितना डोज यूज़ करते हैं, मैंने बहुत सारी दवाओं को नहीं लिया, सिर्फ 2-2 दवाएं ली हैं जो ज़्यादा मतलब चलती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एम्पिसिलिन कितना डोज क्या कहते हैं, तो 250 से 500 mg हर 6 घंटे के हिसाब से आप दे सकते हैं ड्यूरेशन में, ठीक है। ऐसे क्या जो सेफेक्सिन है तो 400 mg पर डे आप इसको दे सकते हैं। तो अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इससे पहले हम लोगों ने पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन के बारे में पढ़ लिया है। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ें नहीं है, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है, यानी जो एग्जाम्पल्स हैं ना उन्हीं को आपको याद करना अच्छे से करिए। और ये ध्यान रखिए कि ये जो एंटीबायोटिक है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। समझ में आ रही बात। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तो वो हर जगह वो हर टाइप के बैक्टीरिया पे काम करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम होगा तो वो क्या हर टाइप के बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा। हो सकता है कि वो ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहा हो या हो सकता है कि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे काम कर रहा हो। तो ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक छोटा सा। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैव ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइकोबैक्टीरियम। ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करते हैं। और इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट सीरियस इन्फेक्शन। और अमाइनोग्लाइकोसाइड को हम लोग जब सीरियस इन्फेक्शन होता है तब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं इसको हम लोग बैक्टीरियोसाइडल भी बोलते हैं। देख लेते हैं हम लोग, तो इसकी क्या कहते हैं फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, काइनामाइसिन, नियोमाइसिन। सेकेंड जनरेशन है ये क्या है जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। और भी इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं लेकिन मैंने एक एक दो एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। ऐसे जो थर्ड जनरेशन है आता है अमीकासिन, सीसोमाइसिन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। अब हम लोग इसके इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कब हम लोग यूज़ करते हैं। तो दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस ऑफ एब्डोमेन, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज, बोन, सर्विक्स, ब्लड, आई, ईयर, लंग्स एंड हार्ट। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब सीवियर इन्फेक्शन हो, यानी इन्फेक्शन जो है वो बहुत क्या है मतलब जब इन्फेक्शन क्या है बहुत ज़्यादा हो, बहुत ख़तरनाक हो, जब सीवियर कंडीशन में हो तब इसको हम लोग क्या है यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें हो गया इन्फेक्शन, ऐसे स्किन में सीवियर इन्फेक्शन है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं यानी जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उसके अंदर क्या है बहुत तगड़ा इन्फेक्शन है, ऐसे ही बोन के अंदर हो गया, सर्विक्स के अंदर हो गया, ब्लड के अंदर हो गया, आई के अंदर, कान के अंदर, लंग्स के अंदर, और ऐसे ही हार्ट के अंदर यानी जो हार्ट के मसल्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन क्या है बहुत तगड़ा है, डेंजरस है। तो उस कंडीशन में हम लोग अमाइनोग्लाइकोसाइड को यूज़ करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, गोनेरिया हो गया, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इन कंडीशन में भी हम लोग इन दवाओं को यूज़ करते हैं। अब इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कब इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा रीनल है यानी किडनी है, ऐसे ही जो हमारे क्या कहते हैं लीवर है, हिपैटिक सेल है, तो उसमें अगर कोई डिसीज़ है तो उसमें हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही इन दवाओं को प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं। अब इसके जो डोज वगैरह हैं आप देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। तो ये जो टाइप है एंटीबायोटिक की ये भी केमिकल नेचर के बेस पे एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। आप वो क्लासिफिकेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर उसको अगर वहाँ पे ध्यान से आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो शुरू में मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी एंटीबायोटिक की, मैंने पढ़ाई नहीं थी बल्कि कहा था इसको याद कर लीजिएगा, तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये भी क्या एक तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव हर तरीके के बैक्टीरिया पे ये काम करते हैं। और ख़ास तौर से ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उन पे भी ये काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा एरोबिक, एनारोबिक, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया पे भी काम करते हैं। हालांकि इस पे थोड़ा सा मतलब काम करना
थोड़ा मुश्किल होता है, इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये इस पे भी क्या है अच्छे से काम करते हैं। एंड दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं इसके अंदर जो दवाएं आती हैं तो इनको ख़ास तौर से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन है तो यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यानी पेशाब वाला पूरा रास्ता है तो उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है तब इन दवाओं को ख़ास तौर से यूज़ किया जाता है। वैसे ये एंटीबायोटिक्स हैं और भी जगहों पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं तो इसकी भी जो क्लासिफिकेशन है वो जनरेशन के बेस पे है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी दवाएं हैं इसके, नैलिडिक्सिक एसिड और क्या है सिनोक्सेसिन, क्या है सिनोक्सेसिन। और जो सेकेंड जनरेशन है उसमें आती है इसके नॉरफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये भी खूब यूज़ होने वाली कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं। ऐसे ही जो थर्ड जनरेशन है उसमें आती है लीवोफ्लोक्सासिन, ये मतलब इन सबसे अच्छी मानी जाती है लीवोफ्लोक्सासिन। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उसी बेसिस पे इसको हम लोग बोलते हैं लीवोफ्लोक्सासिन। ऐसे ही क्या है स्पारफ्लोक्सासिन, ये थर्ड जनरेशन में आती हैं। ऐसे ही क्या है फोर्थ जनरेशन में आती है ट्रोवाफ्लोक्सासिन। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल ज़रूर याद करिएगा और ये बहुत यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, कब कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो दीज आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया जिसको यूटीआईज भी बोलते हैं। ऐसे क्या है थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ईयर में इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी इसको यूज़ कर लेते हैं। निमोनिया में यूज़ करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं साइनस इन्फेक्शन है उसमें यूज़ करते हैं। साइनस ये हमारे नाक में सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है इन्फेक्शन, तो वहाँ पे मतलब उसकी वजह से सर में भी दर्द होने लगता है, तो साइनस इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं और गोनेरिया में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो लैक्टेशन में यूज़ नहीं करेंगे। लैक्टेशन मतलब जो दूध पिलाने वाली अवस्था होती है तो उसमें किसी महिला को हम लोग ये दवा नहीं देंगे। ऐसे क्या है अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है इससे तो उसको नहीं देंगे, यानी इन दवाओं की वजह से अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या पहले से उसको कभी हो चुका है इसकी वजह से तो उसको ये दवा नहीं देंगे। अब यहाँ पे इसके क्या डोज वगैरह हैं आप इसको याद कर लीजिए। केमिकल नेचर के बेस पे जो एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन है उसमें से 3-4 यहाँ पे दे रखी हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उन्हीं में से एक क्या है मैक्रोलाइड्स हैं। तो इनका इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो मैक्रोलाइड्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। ये क्या है नेचुरली हमको मिलते हैं ये। एक तो ये कि सिंथेसिस किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये क्या हमको नेचुरली मिलने वाला एक तरीके का कंपाउंड होता है। और ये भी क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया पे ये क्या है काम करता है। इज आर यूज्ड इन पेशेंट who were allergic to penicillin or whose infections were penicillin resistant। जैसे कि हम लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है यानी उसको पेनिसिलिन वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसको सूट नहीं करती, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें हम लोग मैक्रोलाइड से दे सकते हैं। ऐसे ही क्या है जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसने पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस बना लिया है, यानी पेनिसिलिन ये समझिए उस पर अब काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग मैक्रोलाइड से देते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको जनरेशन वाइज नहीं बांटा गया है तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लोरिथ्रोमाइसिन हो गया, ऐसे क्या है टाइलोसिन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाएं हैं। जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्ला की भी आती हैं, 3 गोलियों का एक पत्ता आता है, ऐसी 5 गोलियों का एक पत्ता आता है एंटीबायोटिक। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये दवाएं यूज़ की जाती हैं। जैसे कि निमोनिया हो गया, ऐसे क्या कहते हैं नेज़ल कैविटी जो है, ऐसे क्या है नेज़ल कैविटी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें भी यूज़ करते हैं हम लोग। नेज़ल यानी हमारा जो नाक वाला हिस्सा है इसमें इन्फेक्शन है। ऐसे क्या है पर्टूसिस हो गया, तो पर्टूसिस में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है पर्टूसिस वाली कंडीशन में, तो उसमें भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे डिप्थेरिया में यूज़ करते हैं। डिप्थेरिया में क्या होता है जो हमारा थ्रोट का मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होता है उसके बाद इन्फ्लामेशन होता है। समझ में आ रही बात, इन्फेक्शन होने के बाद जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिर वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही क्या अगर फेरिंजाइटिस हो गया तो उसमें भी यूज़ करते हैं, यानी जो फेरिंग्स है हमारा उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। ऐसे क्या है कोविड-19 में भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा सिफिलिस और गोनेरिया है, इसमें भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही टेटनस में भी इसको टेटनस में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही क्या है स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको क्या है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसका बल्कि क्या कहते हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए ऑइंटमेंट आता है इसका ऊपर से लगाने के लिए, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इसको प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में नहीं देंगे,
ठीक। अब इसका डोज क्या है यहाँ से देख लीजिए, 250 mg पर डे। एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन 500 से लेके 1500 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे ही क्या है, जो केमिकल नेचर के बेस पे एक क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक की, वो है टेट्रासाइक्लिन। क्या है, टेट्रासाइक्लिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी यूज़ होने वाली दवाएं हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर ए ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये भी क्या है, एक तरीके के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, विच आर यूज टू ट्रीट ए वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। और अलग अलग तरीके के जो क्या कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उसको ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब इसको ना इसके टाइमिंग के बेस पे मतलब क्या क्लासीफाई किया गया, यानी इसके क्या कहते हैं एक जो इसका एक्शन का जो ड्यूरेशन है, यानी कितनी देर तक इसका इफेक्ट रहता है, उस बेस पे इसको क्या क्लासीफाई किया गया है। तो एक है शॉर्ट टर्म, जिसका के असर 6 घंटे तक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ या शेल्फ लाइफ, ठीक है ना। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना, 6 घंटा है तकरीबन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो है क्लोरटेट्रासाइक्लिन। क्या है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म वाली दवाएं, ये शॉर्ट टर्म वाली एंटीबायोटिक्स है, इनका असर कितने टाइम तक रहेगा, 6 घंटे तक तकरीबन रहता है। ऐसे क्या है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग, इनका जो इफेक्ट है वो 16 घंटे तक रहता है, यानी इनका हाफ लाइफ कितना है, 16 घंटा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डीमेक्लोसाइक्लिन। क्या है, डीमेक्लोसाइक्लिन। ऐसे ही क्या है, एक लॉन्ग एक्टिंग, इसका जो इफेक्ट है वो कितना, 24 घंटे तक रहता है, 18 से लेकर 24 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि डोक्सीसाइक्लिन और मेनोसाइक्लिन। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन इज़ यूज्ड टू ट्रीट मेनी डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर इन्फेक्शन, उसमें यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ऐसे क्या है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जेनाइटल तो आप समझ ही रहे होंगे, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग जेनाइटल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो हमारे बॉडी के सिस्टम है, अगर उसमें भी कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि ब्लड वगैरह में हो गया, तो भी उसमें भी हम लोग क्या है, इसको यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन ट्रीटिंग सीवियर एक्ने। ऐसे जो एक्ने हो जाते हैं ना, यानी मुहासे टाइप के निकल जाते हैं, अगर इन्फेक्शन की वजह से हो, अगर क्या कहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, तो उसमें भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो हैं, जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, तो उसमें भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसे क्या है, क्लेमाइडिया हो गया, तो उसमें भी हम लोग क्या है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन वाले कंडीशन में नहीं देंगे। ऐसे अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसमें नहीं देंगे। और क्या कहते हैं, अगर किसी का रीनल या हिपैटिक फेलियर है तो उसमें भी हम लोग इसको नहीं देते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनामाइड के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि वहां पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सल्फोनामाइड्स वर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जो सल्फोनामाइड है ये क्या है, फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल, क्या है ये, फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऑल्सो नोन एज सल्फा ड्रग्स, और इसको हम लोग सल्फा ड्रग भी बोलते हैं। सल्फोनामाइड को सल्फा ड्रग भी बोला जाता है। अब ये जो सल्फोनामाइड है ये क्या है, इंसानों के जरिए से बनाया हुआ एक सब्सटेंस है, एक दवा है, ठीक है ना। ये क्या है, मैन मेड, यानी इसको सिंथेसिस किया गया, लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। ये नेचुरल नहीं होता है सल्फोनामाइड, ठीक। और ये जो सल्फोनामाइड, इसका जो नाम है इसके केमिकल ग्रुप की वजह से, ये समझिए केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इसका नाम सल्फोनामाइड रखा गया है। ये क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं। बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं। Many people use the term सल्फोनामाइड only for antibiotics। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सल्फोनामाइड टर्म जो है, यानी जो ये वर्ड है सल्फोनामाइड, इसको सिर्फ एंटीबायोटिक्स के लिए यूज करते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि सल्फोनामाइड का मतलब एंटीबायोटिक्स, यानी सल्फोनामाइड वाली जो दवाएं हैं इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो सब एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो कह रहे हैं ऐसा उनका समझना और ऐसा बोलना सही नहीं है, इसलिए कि देयर आर
सेवरल नॉन एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि सल्फोनामाइड तो हैं लेकिन वो एंटीबायोटिक्स नहीं हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी क्या कहते हैं सल्फोनामाइड वाली दवाएं ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक की तरह यूज ना होके दूसरी अलग बीमारियों के लिए यूज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज के लिए यूज करते हैं हम लोग। ऐसे ही क्या है, पेन रिलीफ में इसको यूज करते हैं, यानी दर्द वगैरह हो रहा है तो उससे आराम पाने के लिए भी हम लोग सल्फोनामाइड यूज करते हैं। तो चलिए अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, और ये इसके क्या है हाफ लाइफ के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शॉर्ट एक्टिंग है, का जो इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर वो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, 4 से 8 घंटे के लिए रहता है, जैसे कि सल्फाडाइजीन है। क्या है? सल्फाडाइजीन। कुछ ऐसी होती है जिनका इफेक्ट इंटरमीडिएट होता है, यानी 8 से 12 घंटे तक उनका इफेक्ट रह सकता है। तो उसका एग्जांपल क्या है? सल्फामेथोक्सेजोल। तो यहाँ पे ए के बाद जेड छूट गया है, उसको बढ़ा लीजिएगा, इसको जी भी बोलते हैं, तो जी छूट गया है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ा लीजिए। और सल्फामोक्सोल, ये 2 एग्जांपल्स हैं इसके इंटरमीडिएट एक्टिंग के। ऐसे इसमें कुछ आती हैं जो लॉन्ग एक्टिंग, यानी उनका जो इफेक्ट होता है वो 7 दिन तक रह सकता है। समझ में आ रही बात? 7 दिन तक, 7 डेज तक उसका इफेक्ट रह सकता है। तो उसका एग्जांपल है जैसा कि सल्फाडोक्सिन। क्या है? सल्फाडोक्सिन। ऐसे ही क्या है? सल्फामेथोपायराजीन। तो इनका इफेक्ट 7 दिन तक रह सकता है। अब हम लोग इसका देखते हैं इंडिकेशन कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एक तो हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, यानी एंटीबायोटिक की तरह इसको यूज किया जाता है। तो वो दवाएं जो एंटीबायोटिक की तरह यूज होती हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं, उसके एग्जांपल यहाँ पे हैं सल्फामेथोक्सेजोल, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फिसोक्सेजोल। ये इसके एग्जांपल्स हैं किसके? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो यूज होती हैं। ऐसे ही क्या इसको क्रोहन्स डिसीज में भी यूज किया जाता है, जैसे कि सल्फालाजीन हो गया। ऐसे क्या है? डायबिटीज में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि ग्लीब्यूराइड्स हो गया। ऐसे क्या है? टोलब्यूटामाइड हो गया। ऐसे कुछ सल्फोनामाइड्स ऐसे हैं जिनको फ्लूइड रिटेंशन में यूज किया जाता है, यानी क्या है? एडिमा वगैरह हो गया, पानी में बॉडी के अंदर फ्लूइड रुक जा रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं, यानी कि उसको हम लोग डायूरेटिक के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि क्लोरोथायाजाइड्स हो गया, फ्यूरेसिमाइड्स हो गया। ऐसे क्या है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स हो गया। ऐसे इसको हम लोग गाउट में भी यूज करते हैं, जैसे कि प्रोबेनेसिड हो गया। ऐसे क्या हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको यूज किया जाता है, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। तो वो क्या है? वही जो डायूरेटिक्स वाली है उसको इस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। आपने पढ़ रखा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की पूरी क्लासिफिकेशन। तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरोथायाजाइड्स हो गया, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स हो गया। ऐसे क्या कहते हैं? पेन है, यानी ऐसे क्या है? पेन है, दर्द है, ऐसा इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें भी इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सेलिकोक्सिब हो गया जो कि सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। ऐसे क्या है? रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का गठिया का दर्द होता है, तो उसमें कौन सी मतलब सल्फोनामाइड यूज करते हैं हम लोग? तो वो है सल्फासालाजीन। ऐसे क्या है? इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसीज, ये दोनों में आपको फार्माकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो उसमें भी हम लोग इसको क्या है? यूज करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसको यूज किया जाता है। तो उसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि सल्फासालाजीन, ठीक है ना। यानी ये कि समझिए अल्सर वगैरह है तो उसमें भी इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कब यूज नहीं करेंगे? तो प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं, लैक्टेशन में यूज नहीं करते हैं, ऐसे क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी इसकी वजह से अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें भी हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अब इसका डोज क्या है वो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं ना वो काफी इजी हैं, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के इसको कवर करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यानी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 14 हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इसका मतलब ये है कि वो दवाएं जो टीबी को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसी को हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं। अब ये टीबी क्या है इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल से फार्माकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, न कि हम लोग यहाँ बीमारियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होती हैं? तो वो दवाएं जो टीबी को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या एजेंट्स। तो टीबी होता किसकी वजह से है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से होता है, ठीक है, मेनली।
और इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या है, इस तरीके से बांट रखा है कि फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग। ये फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग क्या होती हैं? तो इसमें ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो थोड़ा रेजिस्टेंस बनाता है। रेजिस्टेंस मतलब जो दवा हम लोग दे रहे हैं वो उसकी काट निकाल लेता है, यानी उसका मुकाबला कर लेता है। ऐसा केमिकल बना लेता है कि जो दवा को काम नहीं करने देता है, यानी वो दवा उस पर अब काम नहीं कर पाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बना लिया। तो अब उससे हम लोग हाई दवा देते हैं, यानी उससे हाई पावर की दवा देते हैं या कि इफेक्टिव, ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, उसके ग्रोथ को रोका जा सके। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है समझिए थोड़ा कम पावर की होती है, जो सेकेंड लाइन ड्रग होती है थोड़ा और ज्यादा हाई पावर की होती हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सी आती है? तो उसमें आती है आइसोनियाजिड। क्या है? आइसोनियाजिड। इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इसको पूछता है। ठीक है ना। ऐसे क्या है, रिफाम्पिन हो गया, ऐसे पायराजिनामाइड हो गया, एथेम्ब्यूटोल हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग में यूज की जाती हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स में कौन सी आती हैं? तो थियासेटाजोन हो गया, पैरा अमाइनोसिलिसिलिक एसिड हो गया, ऐसे क्या है एथियोनामाइड हो गया, ऐसे क्या है साइक्लोसेरिन हो गया, ऐसे कैनामाइसिन हो गया, ऐसे क्या है कैप्रियोमाइसिन हो गया, अमाइकासिन हो गया। तो ये सारे सेकेंड लाइन ड्रग के अंदर आती हैं और ये यूज होती हैं। ऐसे क्या कुछ और नई दवाएं बनाई गई हैं तो उसको भी हम लोग टीबी के अंदर यूज कर लेते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ओफ्लोक्सासिन हो गया, सब पढ़ के आए हैं आप। ऐसे क्या क्लोरिथ्रोमाइसिन हो गया, ऐसे क्या रिफाब्यूटिन हो गया, ऐसे एजिथ्रोमाइसिन। तो इन सबको भी हम लोग टीबी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। अब इसका इंडिकेशन क्या है? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो टीबी को तो ठीक करेंगे। ठीक है ना। तो ये इसका इंडिकेशन है। दूसरा ये भी आप डाल सकते हैं कि इसको हम लोग दूसरे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं। इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है? तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को उसको नहीं देंगे। ऐसे क्या कहते हैं, एक्यूट या क्रोनिक अल्कोहलिज्म है तो उसको भी नहीं देंगे, कि जो शराबी है उसको भी हम लोग ये दवा नहीं देंगे। ऐसे क्या है, अगर एक्यूट लीवर डिसीज है तो उसमें भी हम लोग नहीं देंगे। ऐसे ही वो लोग जो 35 साल से ऊपर के हैं उसमें भी जो फर्स्ट लाइन में जो ड्रग्स आइसोनियाजिड हो गया, एथेम्ब्यूटोल हो गया, वो सारी दवाएं हम लोग नहीं देंगे। ऐसे ही सीजर, अगर किसी को मिर्गी वगैरह का दौरा पड़ता है तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे क्या है, लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कोई ऐसी औरत है जो कि अभी बच्चे को दूध भी पिला रही है, उसको टीबी भी हो गया, तो फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं देंगे उसको। ऐसे क्या है, वो पेशेंट है जिनको किडनी में प्रॉब्लम है उनको नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। ऐसे क्या है, हेपेटाइटिस में नहीं देंगे। ऐसे क्या है, पायरिडॉक्सिन डिफिशियंसी अगर, तो उसमें भी नहीं देंगे, यानी अगर विटामिन B6 की कमी है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, और अगर देते हैं तो साथ में विटामिन B6 का सप्लीमेंट भी देंगे। ठीक है ना। अब इसके डोज वगैरह जो है ना, वो मतलब डोज बने बनाए आते हैं, आपको वो याद भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है ना। एक टॉपिक है एंटी फंगल ड्रग्स। तो एंटी फंगल ड्रग्स क्या है, तो वो दवाएं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। ये असल इसका डेफिनेशन है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है, तो फंगाई जो है इसकी वजह से होता है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है ना। अब ये फंगाई क्या है, या इसको फंगी भी बोलते हैं या फंजाई भी बोलते हैं। ठीक, तो जो फंगाई है या फंगी है, कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, तो खास तौर से ये हमारे स्किन में गड़बड़ी करता है, यानी वहां पे इन्फेक्शन करता है, हेयर में करता है और हमारे नेल्स में करता है। ठीक है। अब ये जो फंगाई है ना, ये ना तो प्लांट है और न ही एनिमल है, ये तो फिर है क्या ये, बल्कि ये क्या है, इनका खुद का एक किंगडम है। ठीक है ना। ये फंगाई है, इनका खुद का एक किंगडम है। और जो फंगाई है, ये जो फंगी है, ग्रो आइदर एज यीस्ट और एज मोल्ड्स। जो फंगाई है ये ग्रो करते हैं, तो या तो ये ईस्ट की तरीके से ग्रो करते हैं, यानी सिंगल राउंड सेल, यानी सिंगल राउंड सेल है, बढ़ रहा है, या तो फिर ये मोल्ड्स की तरह से ग्रो करते हैं। इसके मोल्ड का मतलब क्या, आपने मशरूम देखा होगा तो वो भी एक तरीके का मोल्ड होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मेनी सेल फॉर्मिंग लॉन्ग थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। तो ये मोल्ड्स क्या होता है, तो इसमें क्या बहुत सारे सेल मिलके क्या एक लंबा धागा जैसा चीज बना लेते हैं। ठीक है ना। तो उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। फिर उसको मिला के क्या समझ एक तरीके से मशरूम बन जाता है, मोल्ड्स बन जाते हैं। तो ये दो तरीके से ये ग्रो करते हैं। और बहुत सारे क्या है फंगाई ऐसे हैं जिनको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ ब्रेड, तो ब्रेड को आप 4-5 दिन तक रख दीजिए, 2 दिन तक रख दीजिए गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है उस पर हरा हरा सा आपको दिखने लग जाता है, तो वो क्या होते हैं, फंगाई होते हैं, फंगी होते हैं। मशरूम क्या है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, फंगस है। फंगल इन्फेक्शंस आर ऑफन कॉज्ड बाय द फंगी प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो उन फंगाई की वजह से होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक,
और जो क्या कहते हैं फंगाई है वो आमतौर से हमारे लिए डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से क्या है कुछ ऐसे होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा देते हैं। अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक तो क्या है, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक से यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, यानी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। सिस्टेमिक मतलब होता है कि जिसको हम लोग मुंह से खाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये है पोलिन्स। पोलिन्स से आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक वाली पूरी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो उसमें पोलिन्स भी है, ठीक है ना। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटीन, ऐसे क्या है हेमाइसिन एंड नेटामाइसिन, ऐसे क्या है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है ग्रीसोफुल्विन। इसको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ग्रीसोफुल्विन पूछ लेता है कि इसका यूज बताइए कहाँ पे होता है। शायद ये फर्स्ट ईयर में पूछा था इसके बारे में, ग्रीसोफुल्विन के बारे में। ऐसे क्या है ये एंटी मेटाबोलाइट भी होते हैं जो मतलब फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्लूसाइटोसिन, क्या है फ्लूसाइटोसिन, तो जो एजोल है इसमें एक आता है इमिडाजोल। तो ये क्या टॉपिकल है, यानी इसको हम लोग खाते नहीं है ओरली, बल्कि इसको हम लोग अपने स्किन पे लगाते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो गया, कहीं पे खुजली हो रही है, ठीक है ना, चकत्ते पड़ गए हैं, तो फंगल इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया है, तो उस पर हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल। तो ये ठीक है, तो ये टॉपिकल हो गया। ऐसे ही क्या है इमिडाजोल में सिस्टेमिक भी आता है, जैसे कि केटोकोनाजोल, इसको हम खा भी सकते हैं मुंह से, ठीक है। ऐसे क्या है ट्राइएजोल्स आते हैं, ये सिस्टेमिक होते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल हो गया, ऐसे इट्राकोनाजोल हो गया। तो ये क्या है हम लोग इसको खा सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में। ऐसे क्या है एलिल अमीन, तो इसका एग्जाम्पल क्या है टर्बीनाफाइन। तो ये सब क्या थे, ये हमने पढ़ा है एंटी फंगल इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीके के क्या है फंगल इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग फंगाई की वजह से। तो यहाँ पे कुछ क्या है फंगाई के नाम है, ठीक है ना, जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है फंगल। तो इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ये दवाएं यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया कैंडिडा, ऐसे दूसरा हो गया क्रिप्टोकोकस, ऐसे क्या हो गया हिस्टोप्लाज्मा, ऐसे क्या है ब्लास्टोमाइसिस, ऐसे क्या है सीडियोमिसेस, ऐसे क्या एस्परजिलोज हो गया, ऐसे क्या हो गया स्पोरोट्राइकोज। तो ये सारे क्या है तरीके से फंगाई है जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, तो एक्यूट या क्रोनिक अगर रीनल या हिपैटिक डिसीज है तो इन कंडीशन में हम लोग एंटी फंगल ड्रग्स को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक है एंटीवायरल ड्रग्स। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो जो दवाएं क्या है वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में पढ़ने जाएंगे तो बहुत डीप है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा बड़ा किया जा सके। तो क्या है जो एंटीवायरल ड्रग है उसका असल डेफिनेशन यही एक लाइन है बस ये, ठीक है ना। तो वायरसेस क्या होते हैं, तो वायरसेस आर टिनी कैप्सूल्स कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल्स। तो ये क्या है छोटे छोटे कैप्सूल हैं, क्या है बहुत छोटे छोटे क्या है कैप्सूल है। कैप्सूल मतलब समझिए छोटी छोटी चीज है कोई, ठीक है, कैप्सूल जैसी। और जो कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इनके पास क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। जो वायरसेस हैं इनके पास क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है कॉज कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज। और इनकी वजह से क्या है कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, जैसे कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है ना। तो ये इनकी वजह से होता है सर्दी जुकाम। वो किसकी वजह से होता है, ये वायरसेस की वजह से होता है। इनकी वजह से बड़ी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, बल्कि इनकी वजह से वायरसेस की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। समझ में आ रही है, जैसे कि पोलियो है, तो पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ऐसे क्या HIV एड्स हो गया, ये भी वायरस की वजह से होता है। तो बड़ी बीमारियां भी कोज करते हैं, छोटी बीमारियां भी कोज करते हैं। कोरोना वायरस को देख लीजिए, कितनी भयंकर बीमारी क्रिएट कर दे रहा था कि इतने सारे लोगों की जान चली गई, ठीक। अब ये जो वायरसेस हैं करते क्या हैं, तो वायरसेस इन्वेड का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर घुसना, और ये नहीं कि छोटी तादाद में बल्कि एक बड़ी क्वांटिटी में घुसना। जैसे कि फौजी आते हैं तो किसी मुल्क किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना है, तो ऐसा नहीं होता कि एक फौजी दो फौजी जाएं, बल्कि एक क्या है पूरी मतलब एक बड़ी उनकी फौज जाती है, एक बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं वो लोग। ऐसे ही क्या है वायरसेस इन्वेड करते हैं। तो इन्वेड का मतलब एक मतलब बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज के अंदर घुसना। तो ये सेल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है ना। ये सेल के अंदर घुसते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी उसके फंक्शन को अब होने नहीं देंगे उसकी मर्जी से। सेल जैसा चाहेगा वैसा नहीं कर पाएगा, बल्कि ये उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं, ठीक है ना।
जो नॉर्मल सेल है उसको, और फिर उसकी जो क्या कहते हैं एनर्जी वगैरह है खुद उसको यूज कर लेते हैं, उसका जो मतलब चीजें होती है उसको यूज कर लेते हैं और खुद क्या है मल्टीप्लाई होने लगते हैं, यानी अपने आप को बढ़ाने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ठीक, दिस अल्टीमेटली किल्स दी सेल, तो इसकी वजह से जो सेल है वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्या करते हैं कि सेल को किल कर देते हैं, यानी उनका जो सारा खुराक है वो खा जाएंगे, उनको कुछ यूज नहीं करने देंगे, उनको अपना फंक्शन नहीं करने देंगे, उनको अपने लिए एनर्जी नहीं बनाने देते हैं। तो इस तरीके से सेल क्या होता है डैमेज हो जाता है। ठीक, और इस तरीके से क्या है आदमी फिर बीमार पड़ जाता है। सिंस दी वायरसेस लिव इनसाइड दी बॉडी सेल, और क्या कहते हैं जो वायरसेस है वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर रहते हैं, तो द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज इज हार्ड, तो इसलिए क्या है वायरस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या है वायरल डिसीज को अच्छे तरीके से क्योर नहीं कर सकती हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी एंटीबायोटिक के जरिए से हम लोग वायरल डिसीज को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक, कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं, कुछ क्या है एंटीवायरल ड्रग्स हैं, इसके जरिए से हम लोग क्या है मतलब इलाज करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है ना, हाँ ये कि जो वैक्सीन वगैरह आता है उस वैक्सीन को अगर हम लोग लगाते हैं तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे वायरल डिसीज के इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग क्या है बहुत सारे वायरल डिसीज को रोक सकते हैं अगर वैक्सीन पहले से लगा दिया जाए। अब ये वैक्सीन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या है, सारा मैं समझा चुका हूँ। वैक्सीन इन्फेक्शन होने से पहले ही लगा दिया जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस का वैक्सीन लगा दिया तो उनको कोरोना वायरस हुआ नहीं था, लेकिन उसका वैक्सीन पहले लगा दिया ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए उस वायरस के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो जैसे कि हम सब लोगों को पोलियो का एक वैक्सीन लगा हुआ, उसको टीका भी बोलते हैं, तो ये पहले से अगर लगा लेते हैं तो हम लोग क्या है जो वायरसेस हैं उनके इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक, अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्या है इनके मतलब अलग अलग फैमिली के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है, यानी वायरसेस अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो एक क्या है एंटी हर्पीज वायरस, क्या है एंटी हर्पीज वायरस, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो दो तीन आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि डॉक्सिरिडीन हो गया, ठीक है ना, एसाइक्लोवीर हो गया, इसको याद कर लीजिए, ऐसे क्या गया फोस्कारनेट हो गया, इसको याद कर लीजिए। यानी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रेट्रोवायरस की जो फैमिली के वायरसेस हैं उनको क्या है वो उनके अगेंस्ट वो काम करती हैं। एंटी रेट्रोवायरस जो दवाएं हैं तो वो दो तरीके की होती हैं, तो एक जो टाइप है वो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब ये क्या है ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना एक तरीके से समझिए एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, तो ये जाके उस एंजाइम को ही क्या है बाइंड कर लेते हैं, उसके काम को रोक देते हैं। और ये जो वायरसेस होता है ना ये उल्टा काम करते हैं। असल में होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इनके यहाँ पे क्या होता है इनकी असल उल्टी गंगा बहती है, ये लोग आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ठीक है ना, तो वही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो ये जो एंजाइम होता है जो इसको करवाता है, तो ये दवा जो है यानी एंटी रेट्रोवायरस वो इस एंजाइम को जाके रोक देती है, उसके साथ खुद जाके बाइंड कर लेती है, तो वो अपना काम समझिए नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है जैसे कि जीरोवुडीन, स्टावुडीन, लैमीवुडीन, ठीक है ना, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे एक होता है, एक तो ये हो गया कि मतलब न्यूक्लियोसाइड पे जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। ऐसे क्या होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये जो दवाएं हैं ये क्या है नॉन न्यूक्लियोसाइड, यानी ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर जाके काम नहीं करती बल्कि बाहर जो ट्रांसक्रिप्टेज कराने वाला एंजाइम है उसको ये लोग रोक देती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है जैसे कि नेविरापिन हो गया, ऐसे क्या इफाविरेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन वो है रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर होती है, प्रोटीएज एंजाइम को रोकने वाली क्या है ये दवा होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है जैसे रिटोनावीर, इंडिनावीर, ठीक है ना, और भी कई सारे वीर हैं। और एक होती है इसकी जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, तो वो क्या है अमांटाडीन और रिमांटाडीन। ऐसे क्या नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग, यानी ये नहीं कि ये इस फैमिली पे काम करेगी उस फैमिली पे काम करेगी, ये सारी फैमिली पे काम करती हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है रिबाविरिन और लैमीवुडीन। अब इसके इंडिकेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं जो मतलब अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग वायरसेस की वजह से, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इन दवाओं को यूज करते हैं। ऐसे क्या हर्पीज वायरस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे क्या है साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। ऐसे HIV का इन्फेक्शन उसमें भी हम लोग यूज करते हैं।
ऐसे क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड सी जो वायरसेस हैं उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए इन दवाओं को यूज करते हैं। क्या है, जो हेपेटाइटिस की अलग जो टाइप्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, ऐसे क्या डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, उस पर ये दवाएं काम नहीं करती हैं। ऐसे कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो वार्ड्स क्रिएट करते हैं, यानी उनकी वजह से वार्ड्स हो जाता है, इल्ला हो जाता है, यानी समझिए स्किन पे एक तरह से इरेक्शन जैसा हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग इन दवाओं को यूज करते हैं। ऐसे आई के अंदर इन्फेक्शन होता है वायरसेस की वजह से, तो उसमें भी हम इन दवाओं को यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है एलर्जी की तो उसको नहीं देंगे, यानी इसकी वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है, या रीनल इम्पेयरमेंट है, यानी क्या कहते हैं किडनी के अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम, उसमें नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, लैक्टेशन में नहीं देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं सीवियर ENS डिसऑर्डर है तो उसमें भी नहीं देते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत वगैरह है तो उसमें भी ये दवाएं नहीं देंगे। ऐसे क्या हिपैटिक डिसफंक्शन है, यानी लीवर काम, यानी कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ दिक्कत, उसमें नहीं देंगे। बोन मैरो सप्रेशन, यानी बोन मैरो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा, ब्लड के जो यानी WBC RBC प्लेटलेट को अच्छे तरीके से वो नहीं बना पा रहा, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी अमीबिक एजेंट्स के बारे में। तो अमीबा आप जानते होंगे, तो उसी पे जो काम करने वाली, उसके अगेंस्ट जो काम करने वाली दवाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी अमीबिक एजेंट्स, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अमीबियासिस जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करते हैं। अमीबा क्या है, तो ये एक तरीके का पैरासाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, पैरासाइट होता है, और ये मेनली हमारे इंटेस्टाइन को क्या है, अफेक्ट करता है, ठीक है, और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट को भी अफेक्ट करता है, जिसमें हमारा यानी एक्स्ट्रा, यानी ये समझिए इंटेस्टाइन के अलावा जो दूसरे पार्ट्स हमारी बॉडी के उस पर भी इसका अटैक होता है, लेकिन पहले ये इंटेस्टाइन पे करता है, ठीक। तो जो क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा जो हमारे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि लंग्स हो गया, लीवर हो गया, यहाँ तक कि ब्रेन को भी डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। जो अमीबा होते हैं एक तरीके के पैरासाइट होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक क्या है, फॉर इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, यानी इंटेस्टाइन के अंदर या इंटेस्टाइन के बाहर कहीं पे भी अगर क्या है अमीबा का इन्फेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं अमीबियासिस, ठीक है। तो उसमें अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो उसमें हम लोग क्या है ये दवाएं यूज करेंगे। तो पहला क्या है, निट्रोइमिडाजोल्स, क्या है, ये आई है, इसको छोटा बना लीजिएगा, निट्रोइमिडाजोल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होती है ये दवा, ठीक है ना। लूज मोशन वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, उसमें भी देते हैं, क्योंकि कई बार जो लूज मोशन होता है, लूज मोशन समझ रहे हैं ना, यानी दस्त आने लगते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसमें अमीबा का भी कभी कभी ऐसा होता है कि अमीबा की वजह से होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ताकि अगर अगर क्या है अमीबियासिस है, अमीबा का इन्फेक्शन है, तो उसको हम लोग रोक सकें और अमीबा को किल कर सकें, ठीक है। ऐसे क्या है, टिनिडाजोल भी यूज कर सकते हैं और निडाजोल भी यूज होता है। ऐसे क्या एल्केलॉइड भी यूज होता है, इसमें आ जाता है एमेटिन्स और क्या डिहाइड्रोएमेटिन, ये यूज होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं। तो ये दवाएं कब यूज करते हैं हम लोग, इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में। ऐसे क्या है, फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस ओनली, यानी ये जो दवाएं हैं ये उस वक्त यूज करते हैं जब क्या है इंटेस्टाइन के अलावा कहीं पे अमीबा का इन्फेक्शन है। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि क्लोरोक्विन। ऐसे क्या है, ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स हैं। ल्यूमन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी नस होती है तो बीच का जो हिस्सा होता है ना उसको हम लोग ल्यूमन बोलते हैं। यानी ये समझिए कि कोई भी हमारी कैविटी है, कोई नस है, कैविटी वाली जगह पे कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पे हम लोग क्या है, तो उसमें हम लोग ये दवाएं दे सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक आती है अमाइड्स, क्या है अमाइड्स, उसका एग्जांपल क्या है, डाइलोक्सेनाइड फ्यूरोमेट, और क्या है इसका एग्जांपल, नीटाजोक्सेनाइड। ऐसे क्या इसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया या पैरामोमाइसिन। तो ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं जो मतलब हम लोग अमीबा के इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, कब हम लोग यूज करते हैं, तो अमीबियासिस हो गया यानी अमीबा की वजह से हो गया इन्फेक्शन, तो उसमें यूज करते हैं। ऐसे सही क्या है, हम लोग इसको जियार्डियासिस में भी यूज करते हैं, यानी जियार्डिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे क्या है, ट्रिकोमानियासिस हो गया तो उसमें देते हैं। सब क्या पैरासाइट हैं अलग अलग, ठीक है ना। ऐसे क्या एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये दवाएं हम लोग देते हैं। ऐसे क्या एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हम लोग ये दवाएं देते हैं। अब इनका इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, तो ज्यादातर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये इन्फेक्शन करते हैं जाके, ठीक है। उनकी वजह से डायरिया वगैरह हो जाता है, ऐसी अल्सर वगैरह, जैसे कि एच पाइलोरी है इसकी वजह से अल्सर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कर देंगे ये लोग।
इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो रीनल डिसीज है तो उसमें नहीं यूज करते हैं, प्रेगनेंसी है तो उसमें भी नहीं यूज करते हैं, और बच्चों को भी ये दवाएं हम लोग नहीं खिलाते हैं ना। ये जो पूरी क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो दवाएं जो हेलमिंथ्स को किल करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी हेलमिंटिक्स ड्रग्स। ये हेलमिंथ्स क्या होते हैं, ये क्या है, तो वर्म लाइक पैरासाइट होते हैं। और वर्म क्या है, एक समझिए एक तरीके का कीड़ा होता है, लंबा लंबा सा गोल गोल सा होता है, जिसको केंचुआ बोलते हैं। तो उसी टाइप के ये भी क्या होता है, एक तरीके से पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्लूकेस हो गया, ऐसे क्या राउंड वर्म हो गया, ऐसे टेप वर्म हो गया, तो ये सब क्या है, हेलमिंथ्स हैं। अब जो एंथेलमेंटिक ड्रग्स हैं ये ना सिलेक्टिवली टॉक्सिक टू द पैरासाइट, ये जो दवाएं होती हैं वो हमारी बॉडी के दूसरे सेल पे मतलब टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालती हैं, सिर्फ जो पैरासाइट हैं उस पे जाके ये अटैक करती हैं, ठीक है ना। जो हमारे होस्ट सेल होते हैं, यानी जो हमारे समझिए हमारी बॉडी के जो सेल हैं उस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसको रोक देती हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए, ऐसी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होना जरूरी है उसके जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो वाइटल होते हैं उन पैरासाइट के लिए ताकि वो जिंदा रह सकें। लेकिन जब उस प्रोसेस को रोक दिया जाता है तो फिर क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, बेंजइमिडाजोल, एग्जांपल क्या है, अल्बेंडाजोल हो गया, ऐसे क्या हो गया, मेबिंडाजोल हो गया, फ्लूबेंडाजोल हो गया। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक्स है तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑक्जेमनिक्विन हो गया। ऐसे क्या हो गया, पिपेराजीन डेरिवेटिव्स आ गया, तो इसका एग्जांपल क्या है, पिपेराजीन सिट्रेट। ऐसे क्या हो गया, अमाइड्स भी यूज होते हैं जैसे कि निक्लोसामाइड हो गया। ऐसे क्या नेचुरल प्रोडक्ट भी इसमें यूज होता है, तो उसका एग्जांपल हो गया आइवरमेक्टिन। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज करते हैं, तो ये कुछ पैरासाइट हैं, इनकी वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि हुक वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ऐसे क्या हो गया, पिन वर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ऐसे क्या हो गया, टेप वर्म हो गया। तो इनकी वजह से अगर इन्फेक्शन होता है तो उन कंडीशन में हम लोग ये दवाएं यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, कब नहीं देंगे, तो प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, रीनल या हेपेटिक डिसीज उसमें नहीं देते हैं, सीवियर डायरिया है तो उसमें नहीं देते हैं, ऐसे क्या मल नूरिशमेंट है तो उसमें नहीं देते हैं, यानी कोई बच्चा ऐसा है जिसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला, बहुत दुबला पतला हो गया है, रिकेट्स हो गया उसको, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाएं नहीं देते हम लोग। इंडिकेशन वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्या है, एंटी मलेरियल एजेंट्स। मलेरिया आप अच्छे से जानते हैं, तो जो दवाएं मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। अब मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बहुत डिटेल से आपको फार्माकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हमने लोग सीधे इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है 4 अमाइनो क्विनोलिन्स। इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन्स, ऐसे पिपेरा क्विन्स। तो ये जो एग्जांपल है ना क्लोरोक्विन, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये मतलब यूज होने वाली दवा है क्लोरोक्विन, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है क्विनोलिन इन मेथेनॉल, तो इसका एग्जांपल क्या है, मेफ्लोक्विन, ये भी यूज होती है बहुत ज्यादा, मेफ्लोक्विन, ठीक है। तीसरी जो दवा है वो क्या है, सिंकोना एल्कलॉइड्स, आपने इसके बारे में फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा है। तो इससे जो केमिकल, तो जो सिंकोना होता है उसके अंदर से जो एक्टिव केमिकल हमको मिलता है वो होता है क्विनिन या क्विनिडीन। ऐसे क्या है, बिगुआनाइड्स भी यूज होते हैं, जैसे कि प्रोगुआनिल हो गया, होता है क्लोरप्रोगुआनिल। पांचवी क्लासिफिकेशन वो है डाई अमीनो पायरिमिडीन, क्या है, डाई अमीनो पायरिमिडीन, इसका एग्जांपल क्या है, पायरीमेथामीन। ऐसे क्या है, 8 अमाइनो क्विनोलिन्स, तो उसका एग्जांपल क्या है, प्राइमाक्विन और क्या है, ब्यूलाक्विन। अब ये सब नहीं याद हो पा रहे हैं तो ये वाली याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा, तीसरा और ये छठा, ये तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्राइमाक्विन हो गया, ऐसे क्या हो गया, क्विनिन हो गया, क्विनिडीन सल्फेट, मेफ्लोक्विन, और आप लोग इसको क्लासिफिकेशन को याद कर लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा, याद तो करना आपको, इसको रटना पड़ेगा, इसको रटिए, ठीक है ना। इसका इंडिकेशन क्या है, तो मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। क्लोरोक्विन है, इसको हम लोग मेट्रोनिडाजोल के साथ में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मेट्रोनिडाजोल के साथ में यूज करते हैं जब अमीबियासिस होता है। ऐसे क्या, इसको हम लोग जियार्डियासिस में भी यूज करते हैं, ठीक। ऐसे क्या, जो क्लोरोक्विन है इसको हम लोग अरेडमिया में भी यूज करते हैं। ऐसे क्या है, रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस है तो उसमें भी इसको हम लोग यूज करते हैं क्लोरोक्विन को। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो प्रेगनेंसी में नहीं यूज करेंगे, लैक्टेशन में यूज नहीं करेंगे, बोन मैरो सप्रेशन है उसमें नहीं यूज करेंगे। ऐसे क्या है, जो हमारा रीनल यानी से हमारा जो रीनल है यानी किडनी है उसमें दिक्कत है, परेशानी है, तो हम लोग इन दवाओं को यूज नहीं करते हैं। ये लास्ट टॉपिक और रह गया इसके अंदर,
वो क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। यानी ये समझिए जो कैंसर को ठीक करने वाली जो दवाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अब कैंसर क्या है, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। यानी ये समझिए जो हमारी बॉडी के अलग अलग टाइप के सेल हैं तो उनमें क्या होता है, एबनॉर्मल डिवीजन होने लगता है। यानी वो सेल क्या है, एक है तो एक सेल से टूट के एक सेल बनता है, उसकी एक टाइमिंग होती है। लेकिन क्या हो रहा है, धड़ाधड़ सेल बनते जा रहे हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर WBCs है, उनकी एक क्वांटिटी है कि इतना होंगे, ये 12,000 होंगे, ठीक है, सपोज दैट कि ये 8 से 12,000 के बीच में होंगे। लेकिन वो क्या बहुत तेजी से बन रहे हैं, बहुत तेजी से बन रहे हैं और 2 लाख पहुंच गए, तो वो हो जाता है क्या, कैंसर। उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है कैंसर। और जब ये क्या बढ़ते हैं तो अपने आसपास वालों को क्या है, सराउंडिंग जो उनकी, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब WBCs बढ़ रहे हैं तो RBCs को मार मार के खाना शुरू कर देते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, यानी ये समझिए कि उसको एल्कलाइन कर देते हैं, एल्कलाइन मीडिया क्रिएट कर देते हैं। क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। तो उसका एग्जांपल क्या है, मेक्लोरएथामीन। क्या है, मेक्लोरएथामीन, जिसको हम लोग मस्टीन HCl बोलते हैं। ऐसे क्या है, इफोस्फामाइड हो गया, ऐसे क्या है, साइक्लोफोस्फामाइड हो गया, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जांपल्स याद कर लीजिए। ऐसे क्या, एथाइल एनिमीन हो गया, तो उसका एग्जांपल क्या है, थियोटेपा, ठीक है। ऐसे क्या, अल्काइल सल्फोनेट हो गया, तो उसका एग्जांपल क्या है, ब्यूसुल्फान या ब्यूसुल्फान भी बोलते हैं। ऐसे क्या, नाइट्रोसो यूरिया हो गया, तो इसका एग्जांपल क्या है, कार्मस्टीन और लोमस्टीन, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ट्रायजीन्स आते हैं, तो उसका एग्जांपल हो गया डेकार्बाजीन। एक आती है जब दवाएं होती हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, यानी वो मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देती हैं, तो उसमें कई सारे हैं, जैसे कि फोलेट एंटागोनिस्ट हो गया। क्या है, फोलेट एंटागोनिस्ट हो गया, इसका एग्जांपल क्या है, मेथोट्रेक्सेट। ऐसे क्या है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट हो गया। प्यूरिन और पायरिमिडीन ये आप पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। एक तरीके से ये बेस होते हैं जो कि समझिए एक तरीके से DNA बनने में काम आते हैं। अगर DNA न बने तो फिर सेल का डिवीजन नहीं होगा, यानी दूसरा सेल बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्यूरिन है या पायरिमिडीन है उसको हम लोग उसको रोक देते हैं, उसको बनने से रोकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, 6 मरकप्टोप्यूरिन। क्या है, 6 मरकप्टोप्यूरिन्स हो गया। ऐसे क्या हो गया, 6 थियोगुआनिल हो गया, और भी एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे क्या पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट आता है, तो उसका एग्जांपल क्या है, 5 फ्लोरोयूरेसिल। क्या है, 5 फ्लोरोयूरेसिल एक एग्जांपल याद कर लीजिए। ऐसे क्या, तो कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, जैसे कि आपने विनका के बारे में पढ़ा था, तो विनका से जो एल्कलॉइड निकलता है वो भी क्या है, कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है, जैसे कि विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया। ऐसे क्या होता है, टेक्सेन, तो उसका एग्जांपल हो गया पैक्लीटेक्सेल और डोसीटेक्सेल। ऐसे क्या है, इपिडोफाइलोटॉक्सिन। क्या है, इपिडोफाइलोटॉक्सिन, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इटोपोसाइड। क्या है, इटोपोसाइड। ऐसे क्या हो गया, कैप्टोथेसिन एनालॉग, तो इसका एग्जांपल हो गया टोपोटेकैन और इरिनोटेकैन, ठीक है। ऐसे कुछ एंटीबायोटिक्स भी इसमें हम लोग यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया एक्टिनोमाइसिन डी, डेक्टिनोमाइसिन। ऐसे क्या हो गया, डोक्सोरिबोसिन। 1-2 एग्जांपल हर एक में से याद कर लीजिए। ऐसे क्या, एंजाइम भी यूज होता है इसमें कैंसर को ट्रीट करने के लिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। समझ में आ रही बात, तो वो कौन सा है, एस्पार्जिनेज। क्या है, एस्पार्जिनेज एंजाइम है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। कुछ मिसलेनियस दवाएं हैं, मिसलेनियस मतलब ये कि किसी खास कैटेगरी से नहीं है, बल्कि इधर उधर से कई सारी जगहों से मिला के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया, और क्या हो गया, प्रोकार्बाजिन। ये 2 एग्जांपल्स याद कर लीजिए, और भी कई सारे हैं। ऐसे क्या कुछ हार्मोन्स हैं, ऐसे क्या कुछ हार्मोन्स भी यूज होते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो ये हार्मोन क्या है, तो ये मतलब जो उसका बैलेंस है हार्मोन का, उसको अल्टर कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी हार्मोन हैं उनमें से तकरीबन सब के सब ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्रेडनिसोलोन हो गया। ऐसे एस्ट्रोजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसका एग्जांपल हो गया जैसे कि फॉस्फेस्ट्रोल, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ऐसे क्या है, कुछ दवाएं ऐसी होती है जो रेडियो एक्टिव होती हैं, उसको भी यूज किया जाता है। अभी इसको भी मैं पूरा एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, ठीक है। तो उसको भी यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम फॉस्फेट हो गया। इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर है वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं। ऐसे ओवरियन कैंसर होता है वहां पे यूज कर लेते हैं। सर्विकल कैंसर है उसमें यूज की जाती है। ब्लड कैंसर हो गया
उसमें भी क्या है ये दवाएं यूज की जाती हैं। तो क्या हो गया, नेक कार्सिनोमा हो गया, उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। यानी क्या कहते हैं, जो एपिथेलियल सेल होता है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं नेक के अंदर, उसमें क्या होता है समझिए, उसमें क्या होगा, बहुत तेज वो बढ़ने लगते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। ऐसे क्या है, कुछ लिम्फोमाज हैं, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। लिम्फोमाज मतलब लिम्फ के अंदर क्या हो गया, एक तरीके से कैंसर हो गया है, ठीक है। यानी लिम्फ के जो सेल हैं वो बड़ी तेजी से वो बड़ी तेजी से क्या बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यूज करते हैं। ऐसे ब्लैडर कैंसर हो गया, उसमें यूज करते हैं। ब्लैडर कैंसर यानी यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो गया, तो उसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक आपने पढ़ा था सबसे पहली क्लासिफिकेशन एल्काइलेटिंग एजेंट, उसी का एग्जांपल क्या है, मेक्लोरएथामीन। तो इसको हम लोग कहाँ पे और यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोन मैरो का अगर कैंसर हो गया, यानी बोन मैरो बहुत ज्यादा WBC बना रहा है, RBC बना रहा है, प्लेटलेट बना रहा है, तो उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। अब अगर क्या कहते हैं RBC बहुत ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। नहीं, अगर RBC का कैंसर हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब ब्लड कैंसर है, वो RBCs के ज्यादा होने की वजह से हो रही है, वो RBCs के ज्यादा होने की वजह से हुआ है। ऐसे ल्यूकेमिया में हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी WBCs बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे क्या थ्रोम्बोसाइथेमिया में यूज करते हैं हम लोग, यानी क्या है, हमारे जो प्लेटलेट्स वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें हम लोग ये दवा यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे क्या जो साइक्लोफॉस्फामाइड है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, तो मेनली तो ये क्या डिफरेंट टाइप के जो कैंसर है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो साइक्लोफॉस्फामाइड है ये अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ये कई सारे कैंसर है अलग अलग, तो उसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो साइक्लोफॉस्फामाइड यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या इफोस्फामाइड है, तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं जब नेक कार्सिनोमा है, यानी नेक के अंदर क्या जो टिश्यू बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे क्या लिम्फोमाज हैं, सर्टेन, सब नहीं बल्कि कुछ अलग टाइप के, कुछ खास टाइप के लिम्फोमाज हैं, यानी लिम्फ के अंदर क्या कहते हैं, यानी लिम्फ के अंदर कैंसर हो गया है, तो उसमें यूज करते हैं। ऐसे क्या होता है, ब्लैडर कैंसर है, तो उसमें हम लोग क्या है इसको यूज करते हैं। ऐसे क्या विनब्लास्टिन सल्फेट है, विनब्लास्टिन ये क्या नेचुरल अकरिंग एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं न्यूरोब्लास्टोमा में। कहाँ पे यूज करते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा, यानी जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर कैंसर हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग विनब्लास्टिन यूज कर लेते हैं। ऐसे क्या जो टेस्टिक्यूलर है उसके अंदर कैंसर हो गया, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी जो टेस्टिस है उसके अंदर कैंसर हो गया है। ऐसे क्या है कैप्सोसिस सैक्रोमा में भी यूज करते हैं हम लोग। ऐसा मतलब ये है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, यानी ये समझिए एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अंदर कैंसर हो जाता है और फिर उसमें लेशंस हो जाते हैं। लेशन मतलब ये समझिए घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग विनब्लास्टिन यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो एक तो एलर्जिक रिएक्शन की कोई हिस्ट्री है तो उसमें नहीं यूज करेंगे, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं यूज करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन है तो उसमें भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए कि पहले से ही उसका बोन मैरो क्या है सप्रेस हो गया, काम नहीं कर रहा, और ये दे देंगे तो और ज्यादा लो हो जाएगा, तो आदमी के अंदर समझिए कि एक तरीके से ब्लड कंपोनेंट की कमी हो जाएगी, तो उसमें नहीं देते हैं। ऐसे रीनल एंड हिपैटिक डिसऑर्डर है तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे क्या होता है GI अल्सरेशन है, यानी हमारे GIT के अंदर अल्सरेशन है, अल्सर हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये दवाएं नहीं देते हैं। अब इसमें डोज मैंने छोड़ दिया, वो आपको याद भी नहीं हो पाएगा, इतनी सारी दवाओं का अलग अलग डोज आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आए, अगर एग्जाम में 2-4 पूछेगा तो जो मेन है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक था काफी लंबा ये टॉपिक था और ये चैप्टर भी काफी लंबा था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।